प्रिय मित्रों, अगला टॉपिक है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम के अंदर मैंने कुछ खास टॉपिक कहो, भले ही प्रश्न कहो, मैंने साथ में लिए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सड़क निर्माण में प्रयुक्त पेट्रोलियम उत्पाद यानी कोलतार की जगह कौन सा यूज़ करते हैं? वो है बिटुमिन, या इसको बहुत सारे उसमें बिटुमिनस भी कहते हैं, ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन आता है कोक। कोक भी एक कठोर पदार्थ है, ठीक है, और इससे विभिन्न औद्योगिक और उसमें यूज़ करते हैं तब विभिन्न पदार्थों के निष्कर्षण में। तो खास तौर से इस्पात के औद्योगिक निर्माण में ये कोक काम आता है, खास तौर से हमें ये ध्यान रखना है। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, कोलतार। कोलतार क्या है? ये संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, नेप्थलीन की गोलियां, पेंट, फोटोग्राफी, यानी इसके जो उत्पाद है वो इसमें काम आते हैं। देखिए, ये खास बात, नेप्थलीन की जो गोलियां होती है हम कपड़ों में वगैरह में रखते हैं ना, उसके अंदर कीटों को मारने के लिए वगैरह, उसके लिए तो वो इसके अंदर काम आती है। ये आपको ध्यान रखना, ये कोलतार का ही प्रोडक्ट है, आपको ध्यान रखना होगा। चौथा क्वेश्चन है कोयला गैस। कोयला गैस, देखिए 1820 के अंदर पहली बार सड़कों पर लाइटें लगाने के लिए, यानी कि रोशनी उत्पन्न करने के लिए न्यूयॉर्क के अंदर इसको काम में लिया गया था, न्यूयॉर्क की सड़कों पर, ठीक है। ये आपको खास तौर से ध्यान रखना होगा। न्यूयॉर्क में सड़कों पर रोशनी पैदा करने में कोयला गैस का उपयोग किया गया था 1820 में। अभी तो अलग अलग साधन आ गए बहुत सारे। फिर आता है अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला तेल कुआं, पेट्रोलियम या तेल कुआं, ध्यान रखना, पेंसिल्वेनिया, जो कि अमेरिका में है, और 1859 के अंदर ये तेल का कुआं ड्रिल किया गया था सबसे पहले अमेरिका के अंदर। क्या है? पेनिसिल्वेनिया, या पेंसिल्वेनिया कह दो, है ना, पेंसिल है ना, पेंसिल्वेनिया, ताकि याद रह जाए। ये विश्व का पहला तेल कुआं है, ध्यान रखना, पहला अमेरिका में है, भारत में नहीं। फिर 1867 के अंदर कुछ समय बाद 8 वर्षों बाद, यानी कि भारत के असम के माकूम क्षेत्र में तेल का कुआं खोजा गया। इसके बाद तो बहुत सारी जगह अपने, जैसे राजस्थान के अंदर भी है, त्रिपुरा के अंदर ही भी है, अपने ये गोदावरी और इन बेसिन के अंदर भी मिल जाता है। फिर आता है छठा क्वेश्चन, पेट्रोलियम को हम जानते हैं काला सोना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो पेट्रो रसायन हैं, जिनसे ये पॉलिएस्टर वगैरह और नायलॉन जो डेक्रोन वगैरह ये कहीं ना कहीं पेट्रोलियम के उत्पाद ही है, जिसको पेट्रो रसायन उत्पाद कहा जाता है, वो बने जाते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है और इसलिए इसको काला सोना कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। फिर आता है एक खास टॉपिक, कोयले के प्रकार। कोयले के प्रकार, वो भी कार्बन की मात्रा के आधार पर। कोयले के प्रकारों को मैंने लिख दिया है PlBA, ये याद रखने का ट्रिक, ठीक है, ध्यान रखना। तो PlBA याद रख लें आप, कोयले के प्रकार कार्बन की मात्रा के आधार पर। सबसे पहला है आपके पीट, P मतलब पीट, ली मतलब लिग्नाइट, B मतलब बिटुमिनस या एंथ्रासाइट, A का मतलब, ठीक है, PlBA। ये बिटुमिनस, ये वही कोयला है जो कोलतार की जगह सड़क निर्माण में काम आता है। अब इसके अंदर थोड़ा सा इनका वर्णन, पहले तो क्रम याद कर लो, PlBA, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ध्यान रखना, पीट के अंदर 60% कार्बन की मात्रा, लिग्नाइट के अंदर 67% कार्बन की मात्रा, बिटुमिनस के अंदर 80% कार्बन की मात्रा और एंथ्रासाइट के अंदर 95%, यानी कि ये 90 से 98 कह रखा है इसको, 90 से 98, तो आप 95 याद रख लें इसका। तो 95%, यानी कि सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किस में होती है? एंथ्रासाइट्स। आपको ये क्रम याद रख लेना चाहिए कि कार्बन की बढ़ती हुई मात्रा के आधार पर इनका क्रम अगर पूछ ले तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, सबसे कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा और फिर ज़्यादा, PlBA। ये कार्बन की बढ़ती हुई मात्रा के आधार पर याद रखें आप। अब इसके अंदर
60% है कोयला, तो ये बहुत अधिक धुआं देता है और ये बहुत कम ऊष्मा देता है, यानी सबसे लो लेवल का कोयला ये हुआ। लिग्नाइट के अंदर 77% जो कार्बन है ये लंबी लपटों के साथ अधिक धुआं देता है, यानी कोयले का प्रारंभिक रूपांतरण ये है, ध्यान रखना। इसको भी एकदम कोयला नहीं माना गया है, फिर भी लिया इसी श्रेणी में है, यानी प्रारंभिक रूप इसका कोयले का लिग्नाइट है, जो ध्यान लंबी लपटों के साथ में बहुत अधिक धुआं देता है और जलता है। बाद के दोनों है बिटुमिनस कोयला, इसमें 80% होता है कोयला अपने कार्बन, तो ये इसका जो ज्वाला है वो पीली ज्वाला के साथ जलता है, बहुत खास बात, ठीक है। बिटुमिनस पीली ज्वाला के साथ, एंथ्रासाइट नीली ज्वाला के साथ जलता है। ये जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको याद रखना होगा। ये कम धुआं देता है और ये वाष्पशील पदार्थ इसके अंदर अधिक होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी तुलना में तो इसमें धुआं आता है लेकिन कम होता है। और एंथ्रासाइट के अंदर नीली ज्वाला तो है ही है, अत्यधिक ऊष्मा देता है और सबसे कम राख देता है, क्योंकि इसके अंदर वाष्पशील पदार्थ कम हो जाते हैं। यानी सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो है वो एंथ्रासाइट बना जाएगा नीली ज्वाला के साथ, और अत्यधिक ऊष्मा देगा और कम से कम राख देता है। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये एंथ्रासाइट जो कोयला है वो सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। ये कोयले के प्रकार आपको पीली भी है, इस नियम से याद रख लेने हैं। तो ये आपके इसके अंदर पेट्रोलियम और कोयले का पार्ट है, आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है साइंस का वो है, देखिए, शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। देखिए, प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग हैं, हमें पता है, मतलब क्वाशियोरकोर और मेरस्मस। एक तो कमी से होता है, दूसरा बहुत ज़्यादा हो जाए अगर प्रोटीन तो उससे होता है। याद रखने के लिए, क्योंकि इसमें मिस्टेक क्वेश्चन केवल एक ही पूछा जाता है कि या तो कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है या फिर अधिकता से, तो हम उसमें इन दोनों में ही कन्फ्यूज होते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न न हो इसके लिए क्वाशी और कोर यानी कि कमी है ना, क से क मिल गया, ये एक याद रह गया तो दूसरा वाला अपने आप हो जाएगा। तो ये आपको दोनों क्वाशी और कोर और मेरस्मस याद रखने हैं। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट है 9th वाला। इसके अंदर मैंने कुछ खास चीज़ें ली है, देखिए ध्यान रखना आपको। ग्रंथियाँ, एंजाइम और कार्यस्थल। सबसे पहली ग्रंथि लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम टाइलिन और एमिलेज निकलता है, ठीक है। और कार्यस्थल होता है मुख गुहा, ये हमें याद रखना होगा। दूसरा है आमाशय। आमाशय के अंदर पेप्सिन और रेनिन जो एंजाइम है इनका स्त्रवण होता है और इसका जो कार्यस्थल है वो आमाशय है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इनको आपको ऐसे याद रखना होगा। फिर अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय के अंदर यूँ तो बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ 3 लिखे हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये बहुत फेमस है तीनों। तो ये जो एंजाइम है वो अग्नाशय ग्रंथि से स्थित होते हैं और इसका जो कार्यस्थल होता है वो छोटी आंत होता है। फिर आता है यकृत। देखिए, इस टेबल से लगातार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इस टेबल को मैंने बताना उचित समझा है। यहाँ यकृत कह रहा है। अब यकृत सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है और क्वेश्चन यही पूछा है कि सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है यकृत, आपको ध्यान रखना होगा। और इससे स्रावित होने वाले हार्मोन एंजाइम का नाम है, देखिए एंजाइम है, हार्मोन नहीं है, पित्त लवण, यानी यकृत से कौन सा एंजाइम, पित्त लवण। और ये इसका जो कार्यस्थल है वो छोटी आंत है। इनमें से कहीं से भी वो आगे पीछे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये लिया है। इस टेबल से लार ग्रंथि का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आमाशय का ये पेप्सिन रेनिन का पूछ लिया गया है और यकृत का पूछ लिया गया है। इसलिए आपको इनमें से घुमा फिरा के वो कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको इस टेबल को अच्छी तरह याद रखना होगा। फिर आता है क्वेश्चन 10, पीएच स्केल के प्रणेता। पीएच स्केल के प्रणेता कौन है? सोरेनसन, उसने 1909 में इस स्केल को दिया। अब थोड़ा सा पीएच स्केल के बारे में बात करूं। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन H+
आयन। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, pH इक्वल टू माइनस लोग H+। ध्यान रखना, ये पावर, इसको पूर्णांक भी कहते हैं, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू माइनस लोग H+। ये इसका जो फॉर्मूला है ये भी हमें याद रखना होगा, क्योंकि जल का जब आयनन करते हैं तो ये H+ और OH- के रूप में आयनित होता है। और ये तो अपने जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन OH- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अम्ल और क्षार की परिभाषा भी आपके उसके अंदर सिलेबस में दे रखी है, हमें कुछ जानकारी इसकी भी रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो pH है, आपको मालूम होगा कि pH का 2 पैटर्न है, लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7। दोनों के बारे में आपको, अम्लीय और क्षारीय के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। अगर pH बराबर 7 है तो वो सॉल्यूशन जो वो उदासीन होगा, न तो अम्लीय और न क्षारीय होगा। ठीक है, 7 से पहले वो अम्लीय और 7 से बाद वो क्षारीय हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको pH के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, भारत में अपशिष्ट प्रबंधन समिति का गठन। जो अब कचरा प्रबंधन है, आजकल तो कचरा प्रबंधन पर लाखों रुपए पास होते हैं बजट के अंदर, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन समिति का गठन 1975 में शिवरामन समिति का गठन किया था। इसी ने अपशिष्ट प्रबंधन पर अपने सुझाव दिए थे। क्वेश्चन 12 है, भारत में बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़े की मात्रा कितनी है? जो कचरा निकलता है प्रति व्यक्ति वो 4 से 6 किलोग्राम आपको याद रखना होगा। सारे तथ्यात्मक आंकड़े हैं और आपकी बुक से ही लिए गए हैं, हमें बस खाली इसमें फिट करने हैं ताकि एग्जाम में वो रखे तो सही हो जाए। तो ये आपके हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है। जैव विविधता आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पहले भी जो हॉट स्पॉट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, काफ़ी लोगों ने सही भी किया, बहुत सारों गलत भी हो गया था उसके अंदर कि भाई उसके ये हॉट स्पॉट देने वाले कौन है, वो जो कोई मेयर्स थे ना वो। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है लास्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, वो 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष माना गया था। ये हमें ध्यान रखना होगा। तो ये इसके अंदर जो खास प्रश्न मैंने लिए हैं, सारे के सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले, चाहे रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे बाकी के जो भी विज्ञान वाले जो एग्ज़ाम है, जिनमें ये कॉमन यानी सामान्य विज्ञान है, वो उन सभी के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। थैंक्स।